हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी गद्य खंड में तीसरा चैप्टर लखनवी अंदाज पढ़ाने जा रही हूँ। लखनवी अंदाज, इसका सारांश इस प्रकार से है। लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष व्यक्त करती है। कहानी लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा करना। लेखक ने पास के स्टेशन तक ही कि लेखक को केवल पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते हैं, फिर भी सोचा कि कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का अवसर में मिल जाएगा। इसलिए वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। लखनवी नवाबों के समान सफेद पोश थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्होंने विघ्न का जो अनुभव किया, उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह भी नहीं दिखाया। अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा लीं। लेखक अकेले बैठे यह कल्पना करने लगा कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना कैसे गवारा किया होगा। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। तब एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उस पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा निकालकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे और उनका झाग निकाला। फिर बड़ी ही सावधानी से छीलकर उनकी फाँकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। साफ लग रहा था कि नवाब साहब
मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार फिर लेखक को निमंत्रण दिया। भला शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, तो शोभ है उसी पर जो है अड़े रहे। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा। एक राहत की सांस ली। एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुद गईं और अपने मुंह में आए पानी को गले में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते गए और बाहर छोड़ते गए। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पोंछे। फिर गर्व पूर्वक लेखक की ओर देखा। मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए और लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा, क्या स्वाद और सुगंध से ही इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लिया। बे मानो लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे को बोझ में डाल देता है। इतना सुनते ही लेखक को लगा कि नवाब साहब ही हैं इस नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो बिना विचार और घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो यह बच्चों इस प्रकार से यह इस कहानी का सारांश है कि लेखक जो सेकंड क्लास में यात्रा करता है, तब वह सोचता है कि तब वहाँ पर उस वैसे ही लेखक चढ़ता है तो सामने एक सफ़ेद पोश पालथी मारे सज्जन बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में सहसा आने से लेखक सज्जन की जो है आंखों में असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए नई सूझ की चिंता में हो। लेखक खाली बैठे हुए यह कल्पना करने लगा कि आखिर नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा। नवाब साहब ने अकेले यात्रा कर सकने के जो अनुमान से
या किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। अब और वक्त काटने और अब गवारा न हो कि और उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि कोई मंझले दर्जे में सफ़र करता उन्हें देखें। फिर अब लेखक को लगा कि नवाब साहब उनसे बातें करने में जो है इच्छुक नहीं है। अब उन्होंने एकाएक लेखक को नवाब साहब ने खीरे खाने का जो है निमंत्रण दिया। नवाब साहब ने उन्होंने अपनी सीट पर तौलिए को जो है झाड़ कर बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को बाहर खिड़की से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात ढंग से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर जो है सजाते गए। अब नवाब साहब ने करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की जो है सुर्खी रख दी। वह उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि वह मुख से खीरे का रसा स्वादन कर रहे हैं। अब नवाब साहब ने जो है एक बार फिर लेखक को खीरा खाने के लिए निमंत्रण किया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से खीरे की जो है पनियाती फाँके देकर लेखक के जो है मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन लेखक इनकार कर चुका था, इसलिए आत्मसम्मान को निभाना था। उन्होंने फिर से शुक्रिया कहा। नवाब साहब ने सतरंज यानी प्यासी आँखों से उस खीरे की फाँकों को देखा और नमक मिर्च से उन फाँकों की ओर देखा और खिड़की के जो बाहर देखते हुए निश्वास से खीरे की फाँकों को जो है उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा और स्वाद से उनकी जो है आंखें मूंद गईं। मुंह में आए पानी को उन्होंने गटक लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब की जो है खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर छोड़ते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। उनकी और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देखते हुए देखा, मानो कह रहे हैं कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब की खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए।
हमें तस्लीम में सिर खमकर लेना पड़ा। ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो अब इस प्रकार से अब लेखक कहता है कि जब बिना कि जब क्या जब बिना स्वाद और सुगंध से संतुष्ट हुआ जा सकता है, तब जो है बिना विचार और घटना और बिना पाठ के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो इस प्रकार से बच्चों ये इस पाठ का सारांश है। इसमें मैंने जो आप लोगों को काम दिया है, मैंने कहा है कि निम्न गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है पेज नंबर 79 में ये जो है आपका नवाब साहब, जो लाखिर वाला नवाब साहब ने, ये आप लोग अपनी बुक में कीजिए। नवाब साहब ने, मैं जितना पढ़ रही हूँ उतना आपको करना। नवाब साहब ने शतरंज आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ सांस लिया। खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खिड़की की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना के रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो ये वाला गद्यांश आपको यहाँ तक करना है। अब इसके संबंधित मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न मैंने आपको दिया है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। इसका पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। नवाब साहब ने खीरे की कटी फाँकों पर नमक मिर्च छिड़क कर उन्हें प्यासी नजरों से देखा। वे उनके स्वाद और सुगंध की जो है कल्पना से बहा कह उठे। फिर से होठों तक ले गए और उन्होंने एक एक फाँक को सूंघा। स्वाद के कारण उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में पानी भर आया। वे पानी को गटक गए और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर आपका, इससे फिर से बोल रही हूँ, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया। इसका उत्तर है, नवाब साहब ने खीरे की कटी फाँकों पर नमक मिर्च छिड़क कर उन्हें प्यासी नजरों से देखा। वे उसके स्वाद और
सुगंध की कल्पना से बहा कह उठे। फिर उसे अपने होठों तक ले गए। उन्होंने एक फाँक को सूंघा और स्वाद के कारण उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में पानी भर आया और उस पानी को गटक गए। खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया? नवाब साहब अपनी नवाबी शान, तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आम आदमियों की तरह खीरा खाया नहीं, बल्कि उनकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया। इसी से अन्य व्यक्तियों से ऊंचे सिद्ध हो सकते थे। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया? इसका उत्तर है, नवाब साहब अपनी नवाबी शान, तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आम आदमियों की तरह खीरा खाया नहीं, बल्कि उसकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया। इसी से वे अन्य व्यक्तियों से ऊंचे सिद्ध हो सकते थे। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे? नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे? इसका उत्तर है, नवाब साहब इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि वे खीरे की गंध और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः वे सामान्य इंसान नहीं हैं, वे कचर कर खाने वालों से ऊंचे हैं। उनकी जीवन शैली ऊंची है। इसको फिर से बोल रही हूँ, नवाब साहब इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि खीरे की गंध और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। वह सामान्य इंसान नहीं है, वे कचक कर खाने वालों से ऊंचे हैं। उनकी जीवन शैली ऊंची है। फिर है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थीं? नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को अपनी खानदानी शौक और रईसी जीवन शैली का एहसास दिला रही थीं। वे बताना चाह रही थीं कि उनकी बात कुछ और है, वे सामान्य किस्म के आदमी नहीं हैं। फिर से बोल रही हूँ इसका आंसर। प्रश्न है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थीं? इसका उत्तर है, नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को अपना खानदानी शौक और रईसी जीवन शैली का एहसास दिला रही थी। उनकी वे बताना चाह रही थी कि उनकी बात कुछ और है, वे सामान्य किस्म के आदमी नहीं हैं। फिर है, लेखक को किस कारण सिर झुकाना पड़ा? लेखक को नवाब शौक के तौर तरीकों, खान पान को देखकर सिर झुका लेना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि नवाब साहब कितने कोमल, सभ्य, शिष्ट और ऊंचे सूक्ष्म जीवी हैं, जो वस्तुओं की गंध से ही पेट भर लेते हैं। फिर प्रश्न है, लेखक को किस कारण सिर झुकाना पड़ा? इसका उत्तर है कि लेखक को नवाब साहब के तौर तरीकों, खान पान को देखकर
सिर झुका लेना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि नवाब साहब कितने कोमल, सभ्य, शिष्ट और ऊंचे सूक्ष्म जीव हैं, जो कि वस्तुओं की गंध से ही पेट भर लेते हैं। अब है छठा प्रश्न है, इस गद्यांश में किस पर व्यंग्य है? अब है, इस गद्यांश में लखनऊ के नवाबों की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य है। फिर से बोल रही हूँ कि प्रश्न है, इस गद्यांश में किस पर व्यंग्य है? इसका उत्तर है, इस गद्यांश में लखनऊ के नवाबों की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य है। वे अपनी नजाकत और नफासत दिखाने के लिए पूरे नाच करते हैं। अपनी शान दिखाने के लिए और स्वयं को दूसरों से विशेष दिखाने के लिए वे खाद्य पदार्थों की सुगंध से ही पेट भर लेते हैं। फिर से बता रही हूँ, इस गद्यांश में लखनऊ के नवाबों की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य है। वे अपनी नजाकत और नफासत दिखाने के लिए पूरे नाच करते हैं। अपनी शान दिखाने के लिए स्वयं को दूसरों से विशेष दिखाने के लिए वे खाद्य पदार्थों की सुगंध से ही पेट भर लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस लखनवी अंदाज जो पाठ है इसका सारांश समझा दिया है, और सारांश के साथ साथ मैंने आप लोगों को इसके जो हैं एक गद्यांश के प्रश्नोत्तर भी समझा दिए हैं। गद्यांश में आपको जो है 5-6 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद किस प्रकार लिया? इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है कि नवाब साहब ने खीरे की कटी फांकों पर नमक मिर्च छिड़ककर उन्हें प्यासी नज़रों से देखा। वे उसके स्वाद और सुगंध की कल्पना में बहा कह उठे, फिर होठों तक ले गए। उन्होंने एक फांक को सूंघा और स्वाद के कारण उनकी पलकें मुद गईं। मुंह में पानी भराया, उस पानी को गटक गए और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर बाहर क्यों फेंक दिया? नवाब साहब अपनी नवाबी शान, तहजीब, नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदमियों की तरह खीरा खाया नहीं, बल्कि उसकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया। इसी से वे अन्य व्यक्तियों से ऊंचे सिद्ध हो सकते थे। तीसरा प्रश्न है, नवाब साहब किस कारण गर्व महसूस कर रहे थे? नवाब साहब इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि वे खीरे की गंध और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः वे सामान्य इंसान नहीं हैं। वे कचक कर खाने वालों से ऊंचे हैं। उनकी जीवन शैली ऊंची है। फिर है, नवाब साहब की गुलामी आंखें लेखक को क्या कह रही थीं? नवाब साहब की गुलामी आंखें कह रही थीं कि वह उन्हें रईसी जीवन शैली का आधार दिखाई थी। फिर है, लेखक को किस कारण सिर झुकाना पड़ा? लेखक को नवाब साहब के तौर तरीकों, खान पान को देखकर सिर झुका लेना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि नवाब साहब कितने कोमल, सभ्य, शिष्ट और ऊंचे सूक्ष्म जीव हैं, जो कि वस्तुओं की गंध से ही पेट भर लेते हैं।
फिर है लास्ट प्रश्न, इस गद्यांश में किस पर व्यंग्य है? इस गद्यांश में लखनऊ के नवाबों की जीवन शैली पर व्यंग्य है। वे अपनी नजाकत नफासत दिखाने के लिए पूरे नाच करते हैं। अपनी शान दिखाने के लिए, स्वयं को दूसरों से विशेष दिखाने के लिए वे खाद्य पदार्थों की सुगंध से ही पेट भर लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने पूरे आपको 6 प्रश्न समझा दिए हैं, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे। धन्यवाद।